ठीक है, तो हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट solubility is it is a amount of solute getting dissolved in given amount. Generally it is taken 100 gram. ठीक है ना? Given amount of solvent. Remember this, solubility always expressed when it is compared with the solvent, not with the solution. ठीक है ना? So solvent is always compared with the solvent. ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में या 100 ml सॉल्वेंट में, है ना, अमाउंट कितना लेते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट और 100 ml, और उसमें देखते हैं कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर बदल जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगा। इसलिए जब भी हम डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर और प्रेशर को मेंशन करना पड़ेगा। अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही चेंज होगा टेम्परेचर और प्रेशर में सॉल्युबिलिटी में भी चेंज होगा। ठीक है ना, आया बात समझ में? तो ये तो समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस होता है, डिसॉल्यूशन प्रोसेस मतलब डिजॉल्व होता है सॉलिड पार्टिकल, मतलब सॉलिड पार्टिकल गेट्स अकोमोडेटेड इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट। यही ना है डिसॉल्यूशन प्रोसेस। अनक्रिस्टलाइजेशन क्या है? गेटिंग बैक क्रिस्टल फ्रॉम द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकल स्पेस में जो सॉलिड पार्टिकल जमा है ना, यू आर गेटिंग इट बैक। ठीक है, समझ गए ना? देयर द सॉलिड पार्टिकल कोलाइड विथ वन अनदर एंड क्लिंग विथ वन अनदर। एट दैट मोमेंट इट गेट क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइजेशन भी होता है और डिसॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, और एक समय आएगा जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। जिस समय इस दोनों में आ जाएगा इक्विलिब्रियम, उसी समय हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे, उसी समय सॉल्युबिलिटी, है ना? तो हम लोग अमाउंट ही सिर्फ नहीं लिखेंगे, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट, है ना? मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना वो डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक तो सॉल्युबिलिटी हमको पता नहीं चलेगा, तब तक तो घुलते ही रहेगा, है ना? वंस इट अचीव द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, once the equilibrium between dissolution and crystallization achieves, at that moment you will get the data that how much of the solute got dissolved into the 100 gram or 100 ml of solvent. समझ गए ना? At that particular temperature or pressure, where the temperature and pressure which you have decided at while doing this experiment. ठीक है ना? आया समझ में? तो अब जो सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी एक्चुअली निकालते किसका है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब इक्विलिब्रियम में आ गया, जब घुल नहीं रहा है, तो देन इट बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके बेसिस पे हम लोग दो तरह का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
गया अब हमारे पास दो तरह का सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इक्विलिब्रियम में जब अचीव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा आएगा हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन गेट डिजॉल्व। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच no more solute can get dissolved at a given temperature and pressure। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टेम्परेचर और प्रेशर पर अब उसमें कुछ भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? Unsaturated solution are those solution in which a still more quantity of solute can get dissolved at the given temperature and pressure। ठीक है ना। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अभी भी और सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। आई बात समझ में? तब हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? क्लियर है ना। यानी इक्विलिब्रियम में अचीव हो गया है। अगर हम लोग डिसॉल्यूशन प्रोसेस करवा रहे हैं और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तब वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का तो वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है। और अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, टिल इक्विलिब्रियम नॉट अचीव्ड इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है। तो इस दो तरह का सॉल्यूशन हो गया। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस दो तरह का होता है। डिसॉल्यूशन प्रोसेस दो तरह का होता है। जैसे कि पानी में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, है ना, इफ यू डिजॉल्व द सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू द वाटर इट विल रिलीज हीट एनर्जी, दैट सॉल्यूशन बिकम वेरी हॉट। ठीक है। कॉपर सल्फेट को डालोगे शुरुआत में तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल तो शुरुआत में जो है हीट एनर्जी रिलीज होगा, बाद में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो दो तरह का होता है डिसॉल्यूशन पे। सोडियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं पानी में तो एंडोथर्मिक होता है वो और ठंडा हो जाएगा। चीनी डालोगे पानी में तो और वो ठंडा हो जाता है। चीनी को घुलाते हैं पानी में तो वो ठंडा हो जाएगा। पानी में नमक डाल देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे नमक, पानी गर्म कर देते हैं तो नमक और घुल जाता है, पानी गर्म कर देते हैं तो चीनी और घुल जाता है ज़्यादा, है ना। एक बार नमक घुला के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, फिर हीट कर दो, देखोगे और नमक घुल जाएगा। उसी तरह से चीनी में भी होता है। ठीक है। चीनी घुला दो, सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड होने के बाद उसको हीट कर दो, अभी और चीनी घुलने लगेगा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है? एंडोथर्मिक, जिसमें इंथैल्पी जो है तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस कितने तरह का होता है? जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? ये जो मिक्सिंग किए
तो नेगेटिव आ गया, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो लिखना हो, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट होगा, दोनों में। ये जो डिसॉल्यूशन दोनों है, लेकिन इस दोनों में डिसॉल्यूशन प्रोसेस के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और अभी डिसॉल्यूशन प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड का, गैस का भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सॉलिड का हम लोग जो है डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का, ठीक है। तो सॉलिड के केस में क्या हो रहा है कि दो तरह का प्रोसेस आ रहा है, एक्सोथर्मिक भी आ रहा है और एंडोथर्मिक भी आ रहा है। बता दिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग घुलाते हैं पानी में तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, हीट एनर्जी रिलीज होता है, और किसी में जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब जैसे ये तो एक्सोथर्मिक हो गया, NaOH प्लस वाटर, ये एक्सोथर्मिक होगा। और ये क्या होगा, इसका एग्जांपल शुगर प्लस H2O, ये एंडोथर्मिक है ना, एक एग्जांपल दे दिए। तो अगर हम इसमें एक्सोथर्मिक है हीट कर देंगे तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उल्टा होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डिसॉल्यूशन नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है हीट एनर्जी का। अब उसको हम हीट कर रहे हैं, उसको ज़रूरत है नहीं, हम और उसको हीट कर रहे हैं। वो तो एनर्जी को लॉस करना चाह रहा था, एनर्जी चाहिए नहीं उसको, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन अगर हो रहा है, एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन अगर हो रहा है, तो वहां पर हमको अगर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो और ठंडा करना है। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो और क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा कर देंगे तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें जुड़ जाएगा, समझ गए। और अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि चीनी और पानी का है शरबत, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर हम हीट एनर्जी देंगे, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एनर्जी देंगे तो और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा उसका उसमें डिसॉल्यूशन होगा, सॉल्युबिलिटी उसका बढ़ जाएगा, समझ गए ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ता है ऐसा नहीं है ना, जनरल आइडिया है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा घुल जाएगा, इसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, ठीक है ना। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो हुआ सॉलिड के केस में, ठीक है। गैस के केस में भी होता है। गैस के केस में सॉल्युबिलिटी जनरली घट जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है। अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी को हम बात करेंगे, ठीक है, तो गैस लिक्विड में कब डिजॉल्व होगा, जब वो भी लिक्विड बनेगा, ठीक है। लिक्विड बनेगा तभी ना, नहीं लिक्विड बनेगा तो थोड़ी डिजॉल्व होगा। लिक्विड लिक्विड दोनों सेम फेज में आएगा तब ना मिक्सिंग होगा, हाँ, फिर नेचर दोनों का सेम हो जाएगा। जब वो गैस में रहता है, कोई भी चीज़ अगर गैसियस स्टेट में है तो उसमें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तभी तो गैस में है। सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट किसका होता है, गैसियस स्टेट का होता है ना। काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास एनर्जी बहुत है, तब तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है कि नहीं, है। तो ये जो मूवमेंट है उसको जब हम स्लो डाउन करेंगे तभी तो उसका पार्टिकल नज़दीक आएगा, तभी तो वो लिक्विड बनेगा।
तो इसको एनर्जी लॉस करना होगा या गेन करना होगा? लॉस करना होगा। गैस को लिक्विड बनाएंगे तभी तो मिक्स होगा। किसी भी पानी में गैस को हम रखेंगे तो रहेगा, तो निकल जाएगा, है ना। पानी के साथ उसका बॉन्डिंग होना चाहिए। बॉन्डिंग कब होगा? जब दोनों का नेचर सेम होगा, जब इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन सेम होगा। कल ही बात किए थे कि कौन किस चीज़ में डिजॉल्व होता है, जब नेचर ऑफ इंटरेक्शन सेम होता है। जब नेचर ऑफ इंटरेक्शन सेम होता है मतलब जो पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर होता है वो सेम होता है, तभी तो होगा। पानी में तो वही घुलेगा जो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो थोड़ी घुलेगा। कोई भी किसी चीज़ में घुलता है तो उसके साथ उसका बॉन्डिंग होता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। जैसे कि हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स किए, पहले शुगर में अपना बॉन्डिंग था, वाटर के बीच में बॉन्डिंग था। जब शुगर को वाटर में मिलाया तब शुगर और वाटर के बीच में बॉन्ड बन गया, है ना। समझ गए? आई बात समझ में? हाँ, शुगर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना। उसी तरह से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो गया, सोडियम आयन बना और हाइड्रोक्साइड आयन बना। वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वाटर के साथ नया बॉन्ड बना लिया, तब ना घुलेगा। बॉन्ड नहीं बनाएगा सॉल्वेंट के साथ तो थोड़ी बनेगा। वीक बॉन्ड ही बनाता है लेकिन वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर? तो उसी तरह से गैस जो है बॉन्ड कब बनाएगा? उसका नेचर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तभी तो इसलिए गैस के एनर्जी को कम करना होगा, तभी तो वो लिक्विड में बदलेगा। और जब वो लिक्विड में बदलेगा तब जा करके वो वाटर में डिजॉल्व होगा। समझ में आया? तो क्या होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ ना, डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू, डिसॉल्यूशन ऑफ गैस जो होता है इनटू लिक्विड क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा ये, क्योंकि गैस है। जब तक लिक्विड नहीं बनेगा तब तक वो घुलेगा नहीं, तो एक्सोथर्मिक तो होना ही है। हीट एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा उसको, तभी तो उसका लिक्विड उसका जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो स्लो होगा। स्लो होते होते उसको अस्थिर होना है, तब जाके लिक्विड बनेगा। इसके लिए उसको एनर्जी रिलीज करना होगा। तो डिसॉल्यूशन ऑफ गैस क्या हो गया? एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। डिसॉल्यूशन ऑफ गैस, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हम लोग यही पढ़ रहे थे। और डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। क्यों एक्सोथर्मिक होता है अभी हम लोग डिस्कस किए। तो जब ये एक्सोथर्मिक है तो हीट एनर्जी बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट ना जाएगा, डिसॉल्यूशन कम ना हो जाएगा, क्योंकि तो पहले से ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, पहले से ही एनर्जी रिलीज कर रहा है अपने आप को स्लो डाउन करने के लिए। तो और हम एनर्जी देंगे तो उसका स्पीड तो और बढ़ जाएगा, स्लो डाउन होगा नहीं होगा। इसलिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस के केस में तो सॉल्युबिलिटी जनरली घट जाएगा। लेकिन सॉलिड के केस में दोनों चीज होता है, वहाँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों है। इसलिए वहाँ हमको ध्यान देना होगा कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तब तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, और अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन गैस के केस में क्या होता है? ये एक्सोथर्मिक ही होता है, क्योंकि गैस लिक्विड बनेगा तब डिजॉल्व होगा, और लिक्विड बनने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करना होगा, क्योंकि गैसियस स्टेट जो होता है हायर एनर्जी स्टेट होता है, और लिक्विड जो है लोअर एनर्जी स्टेट होता है। तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तभी वो डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इसमें तो निश्चित है कि वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाता है, उल्टा टेम्परेचर हम कम करेंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? ये तो हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसके ऊपर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ
प्रेशर। ठीक है, इसके सॉल्युबिलिटी में कोई, इसका डिसॉल्यूशन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर घटा दो, बढ़ा दो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, सॉलिड के डिसॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर के कारण सॉलिड के ऊपर कोई चेंज आता ही नहीं है, वो तो पहले से अस्थिर है। ठीक है, प्रेशर देने से और नजदीक थोड़ी आने वाला है, वो तो मिनिमम डिस्टेंस पर है, ऑलरेडी है। सॉलिड है तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर है ना, और लिक्विड में भी जो पार्टिकल है मॉडरेट डिस्टेंस पर है, और सब पैरेलल अरेंज है। एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है लिक्विड में, जिससे लिक्विड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर का, ठीक है ना। हाँ, और सॉलिड के ऊपर भी प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं लाता है सॉलिड और लिक्विड के इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में ये प्रेशर कोई चेंज नहीं लाता है। तुम प्रेशर इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, लिक्विड और सॉलिड के केस में कोई चेंज नहीं होगा उसके डिसॉल्यूशन में, इसलिए उसके सॉल्युबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड के केस में सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर होता है पार्टिकल्स, उससे और नजदीक वो आ ही नहीं सकता है, समझ गए। और प्रेशर से वो दूर भागेगा नहीं, समझ गए ना। हाँ, और ये जो है लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होता है, सॉलिड से ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होता है, ठीक है ना। वहाँ भी इसको नज़दीक नहीं ला पाएगा कोई भी प्रेशर, इसलिए प्रेशर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड और लिक्विड के ऊपर, इसलिए सॉल्युबिलिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी, चाहे सॉलिड इनटू लिक्विड दो, लिक्विड इनटू लिक्विड दो, उसके सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। अब प्रेशर का फर्क किस पर पड़ेगा, किसमें, गैस के केस में प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। मतलब क्या हुआ, अगर सॉलिड और लिक्विड का डिसॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड का डिसॉल्यूशन है, तो वहां पर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर का वहां इम्पैक्ट होगा। ठीक है, आया बात समझ में। लेकिन अगर डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट होगा और प्रेशर का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि गैस इस कंडीशन में कब होता है, जब इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है और इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, लगभग जीरो होता है, नेग्लेजिबल अमाउंट में होता है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये पार्टिकल सब, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, उसको हम कम कर सकते हैं, इसलिए जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल सब नज़दीक नज़दीक आता है, और नज़दीक आने के बाद वो कॉलिजन करता है, और कॉलिजन होने के बाद वो क्लिंग कर जाता है, क्लिंग मतलब एक दूसरे से वो चिपक जाता है, तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। आई बात समझ में। तो प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो अगर एक साथ हम टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर एक साथ करें हम लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये दोनों फैक्टर अगर एक साथ ले आए गैस में तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज मैनीफोल्ड हो जाएगा, डिसॉल्यूशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा, डिसॉल्यूशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा। लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैसियस पार्टिकल नज़दीक आने लगेगा, और नज़दीक आएगा तब तो ही तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। अब है तो ये इसी कारण हम लोग देखते हैं कि दोज गैसेस व्हिच आर मोर लिक्विफाइबल और
more soluble in water. वैसा गैस जो ज़्यादा लिक्विफाइबल है वो पानी में ज़्यादा घुलता है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करो तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लिक्विफाइबल, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लिक्विफाइबल देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए पानी में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। नदी में, तालाब में, कुआं में, समुद्र में, सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है पानी में ज़्यादा होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत कम रहता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उससे कम रहता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, दोनों का ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होता है उसको चाहिए ना फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ मिलता है उसको डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। और ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग करने के लिए, तो ऑक्सीजन भी पानी में रहता है। लेकिन दोनों चीज़ एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन डिजॉल्व कौन ज़्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसका जो लिक्विफाइबल कैपेसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लिक्विफाइबल देन ऑक्सीजन, ज़्यादा लिक्विफाइबल है कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन तो आपका लिक्विड बनने का जो कैपेसिटी है, लिक्विड बनने का जो टेंडेंसी है वो तो ऑक्सीजन से भी कम है, तो बहुत ही कम मिलेगा पानी में, बहुत कम डिजॉल्व हाइड्रोजन मिलेगा, है ना, नाम मात्र क्वांटिटी का मिलेगा। इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया? क्लियर? सॉल्युबिलिटी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में हम लोग कौन कौन सा फैक्टर पढ़े? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिए, उसके बाद नेचर ऑफ द गैस पढ़ लिए। नेचर ऑफ द गैस मतलब क्या होता है? जो जितना लिक्विफाइबल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही जितना लिक्विफाइबल है उतना ज़्यादा घुलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये हुआ नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब हुआ कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, और आयनिक सब्सटेंस जो है पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, वाटर में घुलेगा। तो ये हुआ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या है? आयनिक है, पोलार है या नॉन पोलार है? क्योंकि अगर पोलार होगा तो पोलार को घुलाएगा, नॉन पोलार है तो नॉन पोलार को घुलाएगा। उसके बाद सॉल्यूट का नेचर देखेंगे कि है लिक्विफाइबल कितना है ना। आई बात समझ में? मोर लिक्विफाइबल, मोर सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, क्लियर? ये हो गया। अब इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है गैस के बारे में, सॉलिड के बारे में पढ़ना नहीं है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। इस चैप्टर में हमको पढ़ना ही है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड के लिए एक लॉ है, उसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। उसको क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। ठीक है ना। तो अभी तक जो पढ़े सब चीज़ के बारे में डिस्कशन किए, लेकिन आगे अब जो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, बस यही एक पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया सबका, अब पढ़ाई डिटेल में सिर्फ इसी का होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस।
इनटू लिक्विड। ठीक है, इसके लिए लॉ आएगा हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व पर लीटर, है ना, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व पर लीटर, और दूसरा ले सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस का, दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा होगा मोल फ्रैक्शन। ये दो तरीका से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास किसका होगा, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्वेंट का। यूनिट वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम में कितना मास हम डिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट का। ये एक तरीका हुआ सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का। हाँ, जैसे कि 1 लीटर पानी में कितना ग्राम चीनी घुलाएंगे, वो उसका सॉल्युबिलिटी हुआ। 1 लीटर, जैसे 100 ml वाटर में 204 ग्राम चीनी घुलता है। ठीक है, 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में 204 ग्राम शुगर डिजॉल्व होता है, ये सॉल्युबिलिटी हुआ। तो हम कैसे एक्सप्रेस किए, मास वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये शुगर का सॉल्युबिलिटी है 204 ग्राम पर 100 ml ऑफ द वाटर। ठीक है, ये डेटा क्लास 9 में दिया हुआ है ना, दिया हुआ। ठीक है, दूसरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो उससे भी हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल में हम नेक्स्ट